एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूं वो है इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, रिटोरिक एंड प्रोसिडी जिसे कहते हैं। और जैसे कि अभी हम लोग हंड्रेड क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो मैंने चलाई थी आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने उसे पसंद भी काफ़ी करा। तो इसी तरीके से मैं आज आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये रिटोरिक एंड प्रोसिडी पर हैं। लिटरेरी टर्म्स हैं, क्या होता है हीरोइक कपलेट, क्या है स्पेंसेरियन स्टेंजा। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको कोई ध्यान देता नहीं है। एक एक नंबर आप लोगों के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच के अलावा अगर हीरोइक कपलेट और कपलेट में अंतर पूछे, या कोई एग्जांपल कि भाई शैले की ये पोयम कौन से स्टेंजा फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसी को बताने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रिटोरिक। रिटोरिक का क्या मतलब होता है? तो रिटोरिक का मैं मतलब आपको बताऊं कि किसी लैंग्वेज को बड़े प्रभावशाली तरीके से यूज़ करना, कभी कभी केवल इम्प्रेस करने के लिए यूज़ करना, केवल लैंग्वेज को प्रभावशाली तरीके से यूज़ करने को रिटोरिक कहा जाता है। फिर दोबारा से बता रही हूँ, भाषा को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से यूज़ करने को रिटोरिक कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका ए, आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड इम्प्रेसिवली इन पोएट्री। वॉट इज मेंट बाय प्रोसिडी। प्रोसिडी का क्या मतलब होता है? इट इज द साइंस ऑफ वर्स फॉर्म्स, इट इज द साइंस ऑफ मीटर्स, इट इज द साइंस ऑफ स्टेंजास। प्रोसिडी का मतलब होता है छंद, लय, ताल, सुर को बारे में जो चीज़ बताती है कि यहाँ पे कहाँ आवाज़ उठती है, कहाँ आवाज़ गिरती है, कौन सा स्टेंजा है, सुर, लय, ताल, स्ट्रेस के बारे में जो बताए उसे प्रोसिडी कहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर है आपका इट इज़ द साइंस ऑफ ऑल द थ्री मेंशन्ड अबव। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हीरोइक कपलेट। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए, कपलेट और हीरोइक कपलेट दो होते हैं। कपलेट में दो राइमिंग लाइंस होती हैं, मगर उनमें आयम्बिक पेंटामीटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन हीरोइक कपलेट में दो लाइंस होती हैं और हर लाइन में भी ये आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, आयम्बिक जो वर्ड है, सबसे पहले आयम्बिक का मतलब समझिए। आयम्बिक का मतलब होता है जहाँ एक सिलेबल पे आवाज़ गिरती है और एक सिलेबल पे आवाज़ उठती है। ये सिंबल होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का। बात तो हुई आयम्बिक की। अब बात करते हैं पेंटामीटर क्या होता है। तो पेंटामीटर भी समझिए। पेंटामीटर का मतलब होता है कि एक लाइन में कितने सिलेबल्स हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन में 10 सिलेबल्स हैं, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 फीट आ गया। यानी कि 10 सिलेबल उसे डिवाइड करा 2 से, 5 फीट। तो जो हीरोइक कपलेट होता है उसकी दोनों लाइंस में आयम्बिक पेंटामीटर जरूर पाया जाता है। तो इट इज़ 2 लाइन स्टेंजा हैविंग 2 राइमिंग लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। और इसे हीरोइक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एपिक में यूज़ हुआ करता था। जेफरे चॉसर ने इसे इंट्रोड्यूस करा इंग्लैंड में अपनी बुक द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में, और कैंटरबरी टेल्स में भी। तो इसका आंसर है आपका इट इज 2 लाइन स्टेंजा हैविंग 2 राइमिंग लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। व्हाट इज एन आयम्बिक पेंटामीटर, ये मैंने अभी आपको बता दी थी। इस एक पोएटिक लाइन जिसमें 5 फीट होते हैं, यानी कि 10 सिलेबल्स, 10 सिलेबल्स, 10 सिलेबल्स जिसमें हो। सिलेबल्स मतलब वॉल्स, जितने वॉल्स उतने सिलेबल्स। तो इसका आंसर है आपका बी। इट इज अ पोएटिक लाइन हैविंग 5 फीट इन आयम्बिक मीटर। तो इसका आंसर है आपका बी। व्हाट इज मेंट बाय एंजैम्ड कपलेट। एंजैम्ड कपलेट क्या होता है? तो इसका आंसर पहले बताओ आपको। एंजैम्ड कपलेट, एंजैम्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा कपलेट जिसमें, कपलेट मतलब 2 लाइन का स्टैंजा, जिसमें एक सेंस जो है एक से रन्स ऑन फ्रॉम वन कपलेट, एक से दूसरे में सेंस जो है वो दौड़ता है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताती हूँ।
जैसे इसका मैं आपको देखूँ, जब ये एंजॉयमेंट जो होता है ये बीच में बीच में कोई चीज़ जो है वो कंटिन्यूड रहती है, इसमें सेमीकोलंस या वो जो है वो बीच में दिए जाते हैं। जब कोई लाइन जो है वो एंड में ख़त्म होती है किसी उसमें, तो वो एक कंप्लीट सेंस देती है। लेकिन अगर लाइन बीच में सेमीकोलन लग रहा है और उसका सेंस उससे आगे वाली लाइन में भी आ रहा है, तो ये रन ऑन लाइंस कहा जाता है, एंजॉयमेंट जो है वो कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, देखिए, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये पूरी एक लाइन है। फिर उसके बाद मैं दूसरी लाइन लेती हूँ, ब्रेथलेस विद अडोरेशन। अभी मैंने अडोरेशन लिखा, अब अडोरेशन के बाद मैं ये सेमीकोलन लगाऊं, द ब्रॉड सन। ये इट्स अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री जो है वर्ड्सवर्थ की पोएम। अब ये बीच में जो ये मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया है, तो मैंने एक शॉर्ट पॉज लिया है और उसके बाद इसका मीनिंग इससे आगे वाले सेंटेंस में भी कंटिन्यूड हो रहा है। तो एंजॉयमेंट का मतलब होता है रन ऑन लाइन्स जो होता है उसे कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है कि द कपलेट्स इन विच द सेंस रन ऑन फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर, इसे क्या कहा जाता है, एंजॉयमेंट। तो ये हुआ आपका इसका आंसर बी। व्हाट इज एलेक्जेंड्रीन? तो एलेक्जेंड्रीन के बारे में बताती हूँ। देखिए, एलेक्जेंड्रीन का मतलब होता है 12 सिलेबल्स, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 फीट की लाइन को कहा जाता है एलेक्जेंड्रीन। तो ये देखिए, अ लाइन ऑफ 6 iambic फीट ओकेजनली यूज इन अ हीरोइक कपलेट। और इसका देखिए, ओकेजनली हीरोइक कपलेट में यूज़ करते हैं। बेसिकली 6 iambic फीट या 12 सिलेबल्स की लाइन को कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका बी। व्हाट इज टर्जा रिमा? टर्जा रिमा क्या मतलब क्या होता है? सबसे पहले रिमा देख लीजिए। रिमा का मतलब होता है जो भी चीज़ रिमा होती है वो इटालियन होती है। टर्जा रिमा स्टेंजा फॉर्म है, 3 लाइन का स्टेंजा होता है। रन ऑन 3 लाइन स्टेंजा, एक की रन ऑन 3 यानी कि एक जो राइम स्कीम है, एक की दूसरे, दूसरे की तीसरे से मिलती जुलती होती है। 3 लाइन का स्टेंजा तो टर्सेट भी कहलाता, लेकिन टर्जा रिमा में और टर्सेट में ये अंतर है कि इसकी लाइंस रन ऑन लाइंस होती हैं। तो इसका एग्जांपल है आपका, सॉरी इसका आंसर है आपका 7 का सी। आई नो कि आज ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, मगर आप इससे संबंधित मेरा रिटोरिक एंड प्रोसोडी पे एक वीडियो भी है, ज़रा वो देख लेंगे तो आपको पूरा इस पर क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेरी टर्म्स का। राइम रॉयल स्टेंजा क्या होता है? अब ये राइम रॉयल स्टेंजा क्या है इसके बारे में सुन लीजिए कि राइम रॉयल जो होता है वो 7 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं। चौसर ने इसे यूज़ करा था, तो चौसेरियन स्टेंजा भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड का जो राजा था उसने इसे किंग स्क्वायर में यूज़ किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया राइम रॉयल। तो राइम रॉयल इज़ अ 7 लाइन स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मीटर है। व्हाट इज़ ओटावा रिमा? रिमा मैंने आपको बताया इटालियन वर्ड है। ओटावा रिमा का मतलब होता है कि 8 लाइन का स्टेंजा, और 8 लाइन स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम इज नोन एज ओटावा रिमा। तो ओटावा रिमा का मतलब होता है 8 लाइन का स्टेंजा और जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर में होता है और इसमें फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। तो इसका आंसर है आपका ए। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टेंजा? स्पेंसर का जो स्टेंजा है, जो स्पेंसर ने फेरी क्वीन में यूज़ करा, उसमें कितनी लाइन्स होती हैं? तो स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट टू एट्थ जो होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि 10 सिलेबल्स, और 9th लाइन जो होती है वो अलेक्जेंड्रीन होती है। व्हाट इज स्पेंसरियन स्टेंजा? स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है? It's a 9-line stanza consisting of 2 quatrains in iambic pentameter rounded off with an alexandrine in the last line. ये फेरी क्वीन में उसने यूज़ करा है। पहली 8 लाइन्स जो होती हैं वो iambic pentameters में होती हैं और लास्ट की जो लाइन होती है वो 12 सिलेबल्स की यानी कि alexandrine कहलाती है। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल ये लगेगा। तो इसका आंसर है आपका इट्स अ 9 लाइन स्टेंजा।
इन विच वर्क द स्पेंसर यूज द स्पेंसेरियन स्टेंजा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने अभी आपको ये बता ही दिया था, एक साथ 2-3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। फेरी क्वीन में उसने इसे यूज़ किया है। फेरी क्वीन वो 12 किताबें लिखना चाहता था बट ही कुड राइट ओनली 6, और ये उसने क्वीन एलिजाबेथ के को ग्लोरियाना के रूप में इसमें दिखाया है। इट्स एन एलिगरी। व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स? ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि राइम स्कीम नहीं होगी लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर होगा। तो ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर एंड नो राइम। ब्लैंक वर्स में मीटर नहीं होता, सॉरी मीटर होता है, राइम नहीं होती है। तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है। और फ्री वर्स का मतलब होता है ना मीटर ना राइम, दैट इज वर्स लिब्रे। What is free verse? No meter, no rhyme scheme. Free verse, vers libre. In which stanza form is Gray's elegy written in a country churchyard? Elegy written in a country church. कौन से stanza form में लिखी गई है? तो इसके बारे में मैं आप एलिजी जो ये कौन से उसमें लिखी गई है, ग्रे की एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो ये लिखी गई है आपकी एलिजिएक क्वाट्रेंस में। अब ये एलिजिएक क्वाट्रेंस क्या होते हैं? इनकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी, और ये जो है हर लाइन में 5 आयम्बिक यानी कि 10 सिलेबल्स होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। 4 लाइन का स्टेंजा होता है। राइम स्कीम होती है ए बी ए बी। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन अ मिल्टॉनिक सोनेट? कितनी लाइन्स होती हैं भैया? सोनेट में 14 ही लाइन होती है, कर्टेल सोनेट को छोड़कर। तो मिल्टॉनिक सोनेट हो चाहे कोई सा भी सोनेट हो, 14 लाइन्स होती हैं। What are the first 8 lines of a Miltonic sonnet called? मिल्टन का हो, पेट्रियार्क का हो, कोई सा भी हो, ऑक्टेव कहलाता है। What are the last 6 lines of a Miltonic sonnet called? Sestet. The first 12 lines of a Shakespearean sonnet are arranged under one of these patterns. Which pattern? भाई शेक्सपियर, देखिए पेट्रियार्कन सोनेट में और शेक्सपियरियन सोनेट में क्या अंतर है? पेट्रियार्कन सोनेट 8 और 6 में डिवाइडेड है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में। शेक्सपियरियन सोनेट 3-3 लाइन के 3 क्वाट्रेंस में डिवाइडेड है, 4 क्वाट्रेंस में डिवाइडेड है। एक मिनट, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, जो ठीक कर दूं मैं। क्वाट्रेंस देखिए, 3 क्वाट्रेंस, तो ये क्वाट्रेंस है यानी कि 4 लाइन का स्टेंजा। तो 3-4 लाइन के स्टेंजा होते हैं, यानी कि 3 4 12, और एक जो है 2 लाइन का कपलेट होता है। तो 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट। तो इसका आंसर है आपका 3 क्वाट्रेंस। ठीक है। इसके बाद आता है इनटू विच स्ट्रेंजा फॉर्म इज पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म रिटन? कि पोप ने अपना एसे ऑन क्रिटिसिज्म किस पे लिखा है? तो पोप ने लिखा है भाई, पोप चौसर के बाद इसे जो रिफाइंड स्ट्रक्चर में पहुंचाया है उसे पहुंचाया है हीरोइक कपलेट में को पोप ने पहुंचाया है। पोप की जो एज थी नियो क्लासिकल एज या ऑगस्टन एज कहलाती है, क्योंकि इन्होंने उस समय में उन्हीं पुराने राइटर वर्जिल, होमर वगैरह को कॉपी किया है। और एपिक पोएम्स लिखने के लिए एपिक पोएम लिखने के लिए कपलेट्स का यूज़ किया जाता था। तो इस वहीं से नाम पड़ा हीरोइक कपलेट, और पोप ने इसे धो पोछ के पॉलिश करके बिल्कुल तैयार करा है। तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखी गई है हीरोइक कपलेट में। Into how many broad parts is a पिंडारिक ओड डिवाइडेड? भाई पिंडारिक ओड और ओड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पिंडारिक ओड एंड होरेशियन ओड। तो भाई पिंडारिक ओड क्योंकि पिंडार ने इन्हें फेमस करा, तो इस पिंडार के नाम पे जो है इसका नाम पड़ गया। और ये होता है स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड में बटा हुआ होता है। तो 3 पार्ट्स में बटा होता है, तो 3 पार्ट्स। स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड आर द कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ। भाई ये स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड किसके एक पार्ट हैं? तो ये पिंडारिक ओड के हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, पिंडारिक ओड, ओड का मतलब होता है एक बहुत ही
एक ऐसी पोयम जो बहुत ही ज़्यादा सुसभ्य, शालीन, सुसंस्कृत सी पोयम हो, जिसका सब्जेक्ट मैटर बहुत डिग्निफाइड हो, और बेसिकली ये जितनी भी पोएम्स की फॉर्म्स थी ये डांस फॉर्म्स हुआ करती थी, तो इसमें भी डांसर्स जो है स्ट्रॉफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंटी स्ट्रॉफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट घूमते थे, और ईपोड में वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते थे, तो कोरस का ये मूवमेंट्स रहते थे, तो इसे पिंडारी कोड कहते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इन पोइट्री वॉज एडवांस्ड बाय, कि भाई पोइट्री में टेंशन का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है, तो ये दिया है एलन टेट ने. तो इसका आंसर है आपका एलन टेट. नेम द अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट हु रॉट हिज प्लेज इन ब्लैंक वर्स. कौन सा राइटर है जिसने अपने प्लेज को ब्लैंक वर्स में, इनमें से कौन सा है, तो लिली, बार्लो, शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन. देखिए भाई इनमें से कौन से ड्रामेटिस्ट ने यूज़ करा है. वैसे तो भाई थॉमस वो जो नॉर्टन एंड सैकविले ने अगर इनका नाम दिया होता तो हम वो यूज़ कर लेते, लेकिन उनका नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए मार्लो ने अपने उसको परफेक्ट करा था. बेन जॉनसन ने तो माइटी लाइन ही इसके लिए यूज़ किया है. ईच स्टेंजा इन शेलेज अडोनिस हैज़. शैले की अडोनिस में हर लाइन जो स्टेंजा है उसमें कितनी लाइन्स हैं, तो उसमें कितनी लाइन्स हैं, देर आर ईच स्टेंजा इन शैलेज एडोनिस हैज़ 9 लाइन्स, यानी कि स्पेंसेरियन स्टेंजा में जो है वो लिखी हुई है 9 लाइन्स, ये बी 9 लाइन्स. तो यहाँ तक हुआ आपका रिटोरिक एंड प्रोसिडी का. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को लेते. रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड. अब इसमें आपको जवाब देना है कि भाई ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. तो देखिए रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड, वैसे तो इसमें आपका काफ़ी सारी है. रिवर भाई खून की नदी को से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन खून की नदियाँ बह जाना ये बहुत ही ज़्यादा जो है अतिशयोक्ति है, तो इसका आंसर है आपका हाइपरबोल. कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. तो इसका आंसर है आपका कि भाई कैमल को कंपेयर करा जा रहा है मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज़ नहीं करे जा रहे, तो इसका सीधा सा आंसर है मेटाफर. ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून. ये लाइक है जब हम दो, अच्छा सिमिली का मतलब ये होता है कि व्हेन वी कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स, जब हम दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिमिली. तो इसका आंसर है आपका दैट इज सिमिली. तो एक मिनट रुक जाइए, लगा देती हूँ सिमिली. अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस. अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस. अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर आती है मगर एक बार. अब जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को मानवीय फीलिंग्स दे देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. तो इसका आंसर है मानवीकरण. डेथ लेज हिज हैंड्स ऑन हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स. तो भाई ये भी वही चीज़ है, जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को या एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन बींग्स की तरह की मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ जो है वो राजाओं पर रख दिए, तो इसका भी आंसर है आपका पर्सोनिफिकेशन. द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स. जब कभी हमें आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें आवाज़ का वो फील आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ओनोमोटोपिया. मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर. किसी भी एक्चुअली लोग क्या करते हैं, जब भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखते हैं तो उसे एपोस्ट्रोफी समझ लेते हैं. ऐसा हर बार नहीं होता है. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कई बार आपकी फीलिंग्स भी बताता है. तो ओ गॉड, तो आप गॉड को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है एक्सक्लेमेशन. जब आप किसी को संबोधित करते हैं, चाहे वो इंसान है, कोई आइडिया है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, जब संबोधित करते हैं तो उसे एपोस्ट्रोफी कहा जाता है. तो यहाँ इसका आंसर है एपोस्ट्रोफी. आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा. हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड. तो ये आप इसमें देखिए, हाउ हाई हिज ऑनर, एच 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 जो है, होल्ड्स हॉटी हेड, एच एच एच. जब कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो रिपीट होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, एलिट्रेशन. Yet Brutus say he was ambitious. ये बड़ी बढ़िया सी लाइन्स हैं. देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच होती है आयनी.
आयरनी का मतलब होता है जब हम कहते कुछ हैं और हमारा मीनिंग जो होता है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, तो उसे आयरनी कहा जाता है। जैसे कि कोई लेट आए और हम क्या बड़ी जल्दी आ गए आज तो। अब जैसे मेरा वीडियो लेट जाएगा तो आप कहेंगे आज तो वीडियो मैडम ने बड़ी जल्दी पोस्ट कर दिया। तो ये जो है वो आयरनी होती है। तो आयरनी या ब्रूटस सेज, जब ब्रूटस बोलने के लिए आता है तो ब्रूटस ये कहता है वहाँ पर, जब एंटनी बोलने के लिए आता है तो वो कहता है कि भाई ब्रूटस ने ये घोषित कर दिया कि सीज़र बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, जबकि सीज़र ने अपनी विल में सभी के लिए पैसे रखे हैं। तो और फिर भी ब्रूटस जो है अगर ऐसा कह रहा है, और ब्रूटस एक ऑनरेबल जो है, ब्रूटस कहते हैं वो एम्बिशियस थे। तो बात को काटा जा रहा है, बात को में वो अर्थ नहीं है कहने का जो उसका निहित अर्थ अलग होता है और उसका ऊपरी अर्थ अलग होता है, तो इसे कहा जाता है आयनी। तो इसका आंसर है आपका आयनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। तो ये बड़ा बढ़िया सा वो है, ये इसे कहा जाता है पन। पन का मतलब होता है जब एक ही शब्द के दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं तो उसे पन कहा जाता है। जैसे जिंदगी जीने लायक है या नहीं है ये लिवर पर डिपेंड करता है। तो एक लिवर का मतलब होता है जीने वाला, और दूसरे का मतलब है, मेरे ख्याल से यकृत बोलते हैं हिंदी में, लिवर। तो जब एक ही शब्द के दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं तो उसे पन कहा जाता है। तो इसका आंसर है पन। द पेन इज माइटियर देन द सोड। अब ये जो है बहुत ही सिंपल सा है ये तो, कि पेन इज माइटियर देन द सोड। और इसमें बहुत से लोग इसमें सिमिली जो है वो लगा देंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो ये नहीं है। इसका आंसर है मेटोनमी। अब ये मेटोनमी क्या फिगर ऑफ स्पीच होती है? मेटोनमी का मतलब होता है जब हम नाम परिवर्तित कर देते हैं। मेटा में और निम मीन्स होता है नाम, नाम परिवर्तित कर देना, तो उसे मेटोनमी कहा जाता है। जैसे राइटर के लिए पेन नेम यूज़ करना और वॉरियर के लिए सोड यूज़ करना। व्हेन वी चेंज द नेम इज़ नोन एज मेटोनमी। जैसे राजा के लिए द क्राउन यूज़ करना, और ऐसे ही द बेंच, द चेयर, एड्रेस टू द चेयर। तो ये सारी चीज़ें मेटोनमी का एग्जाम्पल है। अ रीलिंग रॉड, अ रोलिंग रॉड दैट रंबल्स राउंड द श्राइन। ये जो लाइन्स हैं आपकी ये फिर देख लीजिए, आर 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 हो रहा है, तो ये जो है आपका आंसर, इसका आंसर है एलिट्रेशन। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वियरी वे। इसका आंसर है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट जैसे स्लीपलेस नाइट। तो एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। जब एक नॉन लिविंग चीज को एक लिविंग एडजेक्टिव दे दिया जाता है उसे कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। एंटीथीसिस, जब एक बात के बिल्कुल उल्टा जो है वो रखा जाता है तो उसको कहा जाता है एंटीथीसिस। तो इसका आंसर है बी। ही पास द स्लीपलेस नाइट, या तो फिर अभी मैंने आपको बता ही दिया, तो इसका आंसर है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप कि आपको ये वाली क्वेश्चंस भी पसंद आए हों। इनमें से अगर जो मैं सीरीज़ करवा रही हूँ उनमें से आपका एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं और होपफुली आपको जो है ये हेल्प करती है, तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ही खुशी का दिन होगा। उस दिन आ ही रहा है वो दिन, 18 तारीख, और उसमें दिन आपका पेपर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। और अगर आप वीडियो को शेयर लाइक करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।